जब आप यंग एज के होते हो तो आपकी फैंटेसीज़ होती हैं, आपकी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी के बारे में। आप सोचते हो कि बड़े होके मैं क्या बनूँगा, बड़े होके मैं क्या करूँगा। जब एक पूरी जनरेशन की फैंटेसीज़ गैंगस्टरिज़्म, क्राइम से भर जाएँ, इसका मतलब है कि मुआशरा आपका फ़ेल कर गया है। हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि फ़ौज जो है वो अपनी मनमर्ज़ियाँ करती है, बड़े-बड़े सियासतदान अपनी मनमर्ज़ियाँ करते हैं। फिर हम उनके बारे में कलाबें सुनते हैं, प्रेज़ेज़ सुनते हैं, उनकी गाड़ियाँ देखते हैं, उनके बंगले देखते हैं, तो हम वो माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। जो मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर केस है, वो एक पार्टी कल्चर, ड्रग्स रिलेटेड केस है। कि किस तरह एक पूरी दुनिया है जो आपके एलीट में ऑपरेट कर रही है, जो एक लाइफ़स्टाइल और एक कल्चर को प्रमोट कर रही है। जिस तरह रिपोर्टिंग इंक्रीज़ कर रही है, उसी तरह जो शॉक वैल्यू है केस की, वो भी इंक्रीज़ करती जा रही है और ये बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शॉक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। जो अर्गमान साहब हैं, उनके बारे में मामलात खुलते जा रहे हैं और उनके वालिद साहब जो मंज़र आम पे आए हुए हैं, उनसे हमारा भी फ़ोन पे राब्ता हुआ है, उनके बारे में भी मामलात खुलते जा रहे हैं। जो अरमगान के वालिद हैं कामरान असगर कुरैशी साहब, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उनके 90s के अंदर ड्रग पेडलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूजेशंस ऑफ रनिंग अ प्रोस्टिट्यूशन रिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं। जो उनका बेटा है, वो उसी नक्शे कदम पे चला। क्राइम की दुनिया में उसने 2019 में अपना पहला मार्का मारा 24 साल की उम्र में, जब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का, अलाउंसेस के फंड जो बाहर होते हैं। उसी साल उसके खिलाफ 2 केस रजिस्टर हुए, दोनों ड्रग स्मगलिंग के थे और उसको 1 साल के लिए कस्टम्स अथॉरिटी ने डिटेंशन में रखा। 2023 में वो फिर अरेस्ट हुए सिमिलर कस्टम केस के लिए, पर 12 दिन के बाद रिलीज़ हो गए। जो जर्नलिस्ट है वो ये क्लेम करता है कि अरमान कुरैशी जो हैं वो एक फ्रॉडलेंट कॉल सेंटर भी चलाते थे, जहाँ पे माहवार उसकी आमदन 10 करोड़ पे आती क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से। इसी टाइम जब पुलिस ने रेड की तो इस वजह से 4 घंटे का स्टैंड ऑफ हुआ। बंदा सोचने पे मजबूर होता है, ये सब कुछ दिन दहाड़े जवान बच्चे करें तो पुलिस हमारी सो रही थी, हमारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सो रहे थे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अदालतें सोई हुई थी, इलाके के सियासतदान सोए हुए थे। अंडर 30 एक बच्चा ड्रग स्मगलिंग भी कर रहा है, ड्रग्स बेच भी रहा है, पार्टीज भी करा रहा है, कॉल सेंटर फ्रॉडलेंट भी चला रहा है। या तो ये कोई सुपर जीनियस था, लग तो नहीं रहा वैसे जिस तरह की उसकी वीडियो सामने आ रही है, वो सुपर जीनियस था, या हमारा सिस्टम इतना ब्रेक डाउन करके। इसी कहानी के अंदर साजिद हसन साहब एक रेनाउंड एक्टर हैं, उनका बेटा उठा लिया जाता है, साहिर हसन। पुलिस ही रिमांड में रखा जाता है, जहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि मैं ड्रग डीलर हूँ। बड़ी absurd बात है, एक फेमस एक्टर का बेटा जो खुद मॉडलिंग करता है, वो भी ड्रग डीलिंग कर रहा है। वो कहता है 4 से 5 लाख हफ्ते का मैं किलोग्राम वीट खरीदता था और फिर उसको आगे 10,000 रुपया ग्राम करके बेचता था। इस तरह मैं पैसे कमा रहा था। पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन मेरे वालिद के मैनेजर के अकाउंट से होती थी। पूरा का पूरा बिजनेस मैं स्नैपचैट पे चढ़ा रहा था। साथ उसने दो और इंडिविजुअल्स के नाम दिए, बाजिल और याया, जो कहते हैं करोड़ों रुपए का ड्रग्स के स्मगलिंग का काम करते हैं। और ये सारा का सारा हो रहा था दिन दिहाड़े हमारे कोरियर कंपनीज के थ्रू। कोरियर कंपनी सवाल जवाब तो करती ही नहीं, आप पैकेज में जो मर्जी डाल दें। इस सारे की जो कल्मिनेशन होती है, जो क्लाइमैक्स पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली वो इस बच्चे के मर्डर पे होता है। आप एक सेकंड लिए तसव्वुर करें, ये मर्डर ना हुआ था, मुस्तफ़ा आमिर के पेरेंट्स केस को इतना डिलीजेंटली परसू ना करते, तो क्या ये बच्चे इस तरह क्राइम्स कमिट करते रहते? जब ये बड़े होते तो ये बड़े गैंगस्टर्स, बड़े गुंडे बन जाते। तो जो गैंगस्टरिज्म हमारे मुआशरे के अंदर आ गई है, जिसके खिलाफ 90s में आपको याद होगा बाकायदा इनकाउंटर ऑपरेशंस किए गए थे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो हमारी नस्लों में बैठ के। मैं उसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। फेमस यूट्यूबर, टिकटॉक लाइव आर्टिस्ट हैं रजब भट्ट। उनकी उमर भट्ट के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई होती है उनके एक दोस्त मान डोगर उमर भट्ट की है, लाइव की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, जो बाय द वे इल्लीगल है। लाइव की एप्लीकेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल करना इल्लीगल है। मैं हैरान हूँ कोई डिपार्टमेंट महकमा इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता है। ये सारे बच्चे वीपीएन लगा के बाहर के मुल्कों से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। बहरहाल, उमर भट्ट और मान डोगर की गालम गलोच लड़ाई होती है टिकटॉक लाइव के ऊपर। ये बात करके जब लाइव ख़त्म होती है, उमर भट्ट साहब सोने चले जाते हैं। मान डोगर, रजब भट्ट और उनके कई और दोस्त असला तान के गाड़ियों में उमर भट्ट के घर के बाहर जाते हैं।
लोगों को हरास करते हैं, असला लहराते हैं। ये एलिगेशन है उमर भट्ट की, और ये बाय द वे रजब भट्ट वगैरह अपनी वीडियो में मान भी रहे हैं कि हाँ, हमने बिल्कुल ये किया है। इसके ऊपर उमर भट्ट साहब जाके उन पे पर्चा कराते हैं। पर्चे को इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस रजब भट्ट के घर जाती है, लेकिन रजब भट्ट के घर में दाखिल नहीं होती, हालाँकि उनके पास अरेस्ट वारंट होता है, और रजब भट्ट अरेस्ट नहीं होते। अगले दिन वो जाके बेल अप्लाई कर देते हैं। अब रजब भट्ट की 5 मिलियन प्लस की फॉलोइंग है। रजब भट्ट शायद लाखों बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप टिकटॉक लाइव की एक्सट्रीम देख लें इनकी, जो ये हरकतें करते हैं, जो गालियाँ देते हैं, जो वाहियात बातें करते हैं, जो डबल मीनिंग जोक्स करते हैं, और फिर जब इन पे मुकदमे होते हैं तो इनकी स्लो मोशन वॉकिंग टिकटॉक्स बनती हैं, जहाँ पे ये सेलिब्रेट करते हैं। सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाते हैं पीछे कि केस उस तरह का है जिस तरह संजय दत्त पे था, और ये अलूड करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बड़े गुंडे बदमाश हैं। अगर आप जनरली टिकटॉक लाइव की एप्लीकेशन पे इन्फ्लुएंसर्स की धमकियाँ देखें एक दूसरे को, तो बेहूदा हैं, हैरान कौन है। वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो क्लियर क्रिमिनल एक्ट्स हैं, दिन दहाड़े हो रहा है। लाखों बच्चे देख रहे हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं। एन्जॉय करके छोटे-छोटे रजब भट्ट बन रहे हैं, छोटे-छोटे मान डोगर बन रहे हैं, छोटे-छोटे उमर भट्ट बन रहे हैं, और सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये वही रजब भट्ट हैं जो स्पीकर नेशनल असेंबली के बड़े करीबी हैं। उनका जो बेटा है स्पीकर नेशनल असेंबली का, वो अक्सर इनकी वीडियोज़ में होता है। बहुत इनके तल्लक और मरासिम हैं। तो ये है लेवल हमारा। हमारे सियासतदान भी दहशतगर्द बन चुके हैं, गैंगस्टर बन चुके हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी ज़ुल्म और बर्बरियत करती है। हमारे जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी गैंगस्टर्स बन चुके हैं। हम लोग जब अपना काम शुरू किया था तो हमें तसव्वुर ही नहीं था कि गैंगस्टरिज़्म कहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन हर स्टोरी जो हम कवर करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया होता है कि हमारी नस्लों में शामिल हो गया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें, और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, बात को बढ़ाने के लिए। सलमान खान को सब कॉन्टिनेंट में सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत सख्त लौंडा है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि वो औरतों को दबा के रखता है। सलमान खान पे एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को मारा है, कई और लोगों को उन्होंने मारा है, कई लोगों को धमकियाँ दी हैं, एक इंसान के ऊपर गाड़ी चला दी थी। कई उन पे मामलात हैं, लेकिन वो सेलिब्रेट किया जाता है। संजय दत्त के ऊपर भी ये एलिगेशन थी। सिद्धू मूसेवाला ने उसके ऊपर गाना बना के और ग्लोरीफाई कर दिया। तो मुआशरे के अंदर जो मुआशरा हीरोज़ आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, उससे मुआशरे की हेल्थ पता चलती है। मेंटल हेल्थ हो, जो उनकी ख्वाहिश और कैपेसिटी है। कारोबार की दुनिया में भी कोई किसी टेक एंटरप्रेन्योर को सेलिब्रेट नहीं करता। कई टेक कंपनीज़ हैं। आप लोगों को नहीं देखेंगे ये कहते हुए कि जनाब मैंने नेटसॉल जैसी कंपनी बनानी है। सारे यही मुँह से कहेंगे जी मैं मलिक रियाज़ बनना है। तो हम सेलिब्रेट करते हैं इस शोधेपन, इस भोंडेपन को। मैंने वीडियो देखी थी, रजब भट्ट ने अपनी गाड़ी रिवील की थी। उन्होंने मेरा ख़्याल है 7, 8, 9 करोड़ पे ये गाड़ी खरीदी है। एग्ज़ैक्ट अमाउंट उसकी मुझे नहीं पता। उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी पैसे के लिए नहीं हो सकती। ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ भी चीज़ है। और हमने इतनी एक अजीब वयरिस्टिक दुनिया बना दी है, जहाँ पे हम महज़ूज़ होते हैं और लोगों की खुशी में, और लोगों की तकलीफ़ में। हम उसको एन्जॉय करते हैं। जो नाकदीन है रजब भट्ट के, वो रजब भट्ट के ऊपर कोई भी केस होता है, एन्जॉय करते हैं। जो फ़ेवर में रजब भट्ट के, जब भी वो कोई गैंगस्टर हरकत करता है, लोग उसको एन्जॉय करते हैं। मेरा सवाल बड़ा मासूमाना ये है कि क्या हमारी सरकार कुछ करेगी इसके बारे में? क्या हमारे एजुकेशन के निज़ाम को चेंज किया जाएगा? क्योंकि अगर आप एजुकेशन के निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, मेनस्ट्रीम मीडिया के निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर कई इयॉन जैसी पॉडकास्ट पैदा होंगी और फैलेंगी। ये हमारा काम नहीं है।
हमारा काम था प्रॉपर्टी का। वो छोड़ के हम इस काम में आए हैं और इसमें इतना ज़्यादा रूम है क्योंकि आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। हम फँस गए हैं। आप यकीन जानें, माशरती तौर पे हम लोग फँस चुके हैं। हमें अब ये डर लगता है कि बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस दें या ना दें, उनको बाहर जाने दें या ना दें। मुआशरा इस लेवल पे आ चुका है। और मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि हम एक बेहतर जगह में रहते हैं। जो आम शहरी किसी लेट्स से कमज़ोर इलाके में रहता है, किसी पिंड देहात में रहता है, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, उसकी क्या ड्रीम्स हैं, उसे क्या एम्बिशंस हैं। अगर तो वो यही सब कुछ है तो आगे मुस्तकबिल बहुत बुरा लग रहा है मुल्क का। फिर ज़िंदा भाग पाकिस्तान से पॉलिसी समझ आना शुरू होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लम्हा लेट नहीं होता। हमें अहद कर लेना चाहिए कि हम ये जो फ़ितना है गैंगस्टरिज़्म का, जिसकी सबसे घटिया हमें जो नज़ारा नज़र आया है, जो दिल अब मैं बयान नहीं कर पा रहा जो गुफ्तगू मेरी हुई है मुस्तफ़ा आमिर वाले केस के अंदर, बहुत सारी बातें, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, बहुत मुआशरे में तबाही मचा देती हैं वो। लेकिन जो ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, ये इसकी सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम्पल है और सबसे छोटी मिसाल जिसको हम अब कोई प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, जो ऑनलाइन धमकियाँ लगती हैं। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब हम छोटे होते थे, तो वो मैं एस्पायर करता था कि मैं रोनाल्डो जो ब्राज़ील वाला है, उसकी तरह फ़ुटबॉल खेलूँ। या क्योंकि हम स्विमिंग करते थे, तो मैं मार्क स्पिट्स जो एक पुराना स्विमर था हमारे वालिद साहब के टाइम पे, उसकी वीडियोज़ देख लेते थे। तो बहुत एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड चीज़ थी, तो शायद हम इस चीज़ से बच गए। लेकिन जब मैं अब एट द एज ऑफ़ 33 रेस्टोरेंट्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, सड़कों पे देखता हूँ बच्चे-बच्चियों को बात करते हुए, तो बच्चियाँ जो हैं वो अगला टिकटॉक स्टार बनना चाह रही होती हैं। बच्चे जो हैं वो अगले टिकटॉक स्टार्स बनना चाह रहे थे और ऑन मैस हो रहा होता है। मसलन कि आप कहीं भी चले जाएँ जहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हों, आप वहाँ पे एक समुंदर देखेंगे बच्चों का जिन्होंने मोबाइल निकाला है वीडियोज़ बना रहे हैं। और ये नहीं कि कोई एजुकेशनल वीडियो, कोई टूरिज़्म पे वीडियो बना रहे हैं, कोई बिज़नेस पे बना रहे हैं, सिर्फ़ ये स्लो मोशन वॉक्स, लिप सिंक वाली वीडियोज़ बना रहे हैं। हमारे मुल्क ने जन्नत मिर्ज़ा को एक स्टार बनाया है। सो मच सो के डायरेक्टर्स ने मूवी में कास्ट किया। मूवी चल नहीं सकी, लेकिन उसको स्टार बनाया और वो शायद लाखों रुपए कमाती हैं, शायद करोड़ों रुपए कमाती हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये सारे बंदे जितने लोगों की हमने बात की है, ये फिर एक दीन का लिबादा ओढ़ते हैं, बार-बार अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। तो मैं आपको आज बता दूँ कि 3 फ़ितने हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। दौलत, औरत और शोहरत। फ़ितना उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला, कि आज़माइश। तो अल्लाह ने इन सब बच्चों को, बच्चियों को दौलत भी दे दी है, शोहरत भी दे दी है। तो ये मेरे दोस्तों आज़माइश है। जब आप इसको आज़माइश की नज़र से देखेंगे, तो आपको पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ज़िंदगी में हम गलत फ़ैसले ले रहे हैं। हम जो ये गालम-गलोच, ये लोचपना, ये नुमाइश, दायूत वाला हिसाब जो हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, हम सबको तौबा करनी चाहिए, हम सबको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों का सोचना चाहिए ताकि वो दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन आप समझें कि हमारी कौम अब उस नहज पे खड़ी हुई है कि सिर्फ़ रजब भट्ट, डकी, नदीम और कई और लोग हैं। मैं इनके नाम लेता हूँ क्योंकि ये सबसे मशहूर हैं। ये नाम ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, लेकिन कई और लोग हैं। मतलब मेरे ख़्याल से को लाखों के हिसाब से होंगे बच्चे-बच्चियाँ जो ये काम में अब मुलव्वस हो गए। तो जिस तरफ हमारी कौम अब खड़ी है, मुझे अच्छे साइंस नज़र नहीं आ रहे और ये वो बीमारी है जिसके बारे में सरकार कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सरकार फिर भी हाथ-पैर मारती है, चलो हेल्थ केयर के लिए रोड बना दें, कोई भी सरकार हो। लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जहाँ सरकार हाथ नहीं लगा रही, बात भी नहीं कर रही। इसकी एक वजह हमने आपको पहले मनी लॉन्ड्रिंग वाली वीडियो में बनाई थी। इसकी एक वजह ये है कि ड्रग्स भी इन ऐप्स के थ्रू बेचे जाते हैं। तो बहुत सारे इल्लीगल कारोबार हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे ताकतवर लोगों के हाथ हैं। ये बच्चे और बच्चियाँ इस ऐप को चलाते हैं, उसके फ्रंट मैन बन जाते हैं। अभी तो एक पूरी अलहदा सागा है जो फ़हीम खोकर साहब और मिस्टर पतलू की आपस में हो रही है, मिस्टर पतलू के निकाह के रिलेटेड। ये सलमान मुस्कुराया है पीछे से, वो इस वजह से मुस्कुराया, कितनी अब्सर्ड बात है।
और ये बात आज मंज़र आम पे खुलेआम डिस्कस हो रही है क्योंकि आप इमरान खान के निकाह को डाउट कर रहे हैं। आपने मुआशरे में अब ये खेल शुरू कर दिया है कि कोई भी किसी की शादी, जो एक बड़ा तकद्दुस रिश्ता है, उसके अंदर घुस के, मैं कहूँगा वढ़ के, मामला उछाल सकता है। मैं मिस्टर पतलू से 100 इख्तलाफ़ करता हूँ कि कंटेंट टाइप पे जो हरकतें करते हैं, शायद जो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो उनका पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल ज़ुमरे में ही सॉल्व होना चाहिए। तो ये आप समझें कि आज गोल्फ से सीधा आते ही सलमान को मैंने कहा, यार कैमरे लगा। उसने कहा, क्यों, क्या बात करें, अभी तो न्यूज़ इकट्ठी होनी है। मैंने कहा, नहीं यार, मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, ये बातें मैंने करनी है। मैं 2, 3, 4 हफ्तों से भरा हुआ हूँ इनसे कि यार ये हो क्या रहा है। चलो, सियासत तो हमारी तबाह थी ना, सियासतदान तो गंदे ही थे। उतली सतह अवामी गंदी थी। लेकिन जो हम बचपन में कहावत सुनते थे कि देखना पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, तभी तो मुल्क चल रहा है। वो अच्छे लोग अब हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो वो अच्छे बच्चे और बच्चियाँ थे, वो जिन कामों पे लग गए हैं, उनके अंदर से अच्छाई ख़त्म हो रही है और वो लाखों करोड़ों को उस बुराई की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम तो भई आवाज़ ही उठा सकते हैं, ना हम सरकार हैं, ना हम टिकटॉक की एप्लीकेशन के मालिक हैं, ना यूट्यूब के, बल्कि यूट्यूब और टिकटॉक से तो हम अक्सर बैन भी हो जाते हैं। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपने आप को बचाएँ, अपने घर वालों को बचाएँ, अपने अज़ीज़ों को बचाएँ, आपके पास जो लोग काम करते हैं उनको बचाएँ। ये बहुत बड़ा फ़ितना है और आख़िरत की एक निशानी है कि इतनी वल्गैरिटी आम हो जाना, ये निशानी है। तो गौर व फ़िक्र करने के अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।